नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हम भारत के प्रमुख पठारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने दक्कन के पठार के बारे में नहीं समझा था। आज की इस क्लास में हम दक्कन के पठार के बारे में जानेंगे, इसके आसपास की प्रमुख लोकेशंस, इसके क्षेत्र से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इसके विस्तार को समझेंगे। महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, साथ ही कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। साथ ही दक्कन के पठार के आसपास कौन सी लोकेशंस हैं उनको समझेंगे। बेसिकली ये क्लास आपके मैपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए, दक्कन का पठार जो है त्रिभुजाकार रूप में है, त्रिभुजाकार रूप में है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, ये एक ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ज्वालामुखी से लावा के निकलने के कारण, फिर वो जब लावा जमा उसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी दक्कन के पठार की। यह चित्र कपास एवं गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। महाराष्ट्र में इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, साथ ही कर्नाटक का रीजन, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में यह फैला हुआ है। और इस दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें हम, तो वो है आपकी डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। अभी आप घबराइए मत, मैं इन सभी के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। यहां पर एक सिंपल आपको परिचय दे रहा हूं। यहां आपको एक नदी देखने को मिलेगी दक्कन के पठार के उत्तर की दिशा में। अगर हम देखेंगे तो ये नदी है ताप्ती नदी। फिर थोड़ा इससे और उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमें नर्मदा नदी देखने को मिलेगी। इससे ऊपर आपकी विंध्यन पर्वत श्रेणी है, ठीक। दक्कन के पठार के पश्चिमी साइड में आपको वेस्टर्न घाट और इस तरफ आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे। तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 600 मीटर है, वहीं पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई है। अब दक्कन के पठार का विस्तार कहां कहां पर है, तो देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस प्रकार दक्कन के पठार को कई उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में इसको महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, वैसे ही कर्नाटक में इसको कर्नाटक का पठार, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको संयुक्त रूप से आंध्रा पठार कहा जाता है, जिन्हें दो और उपविभाजन कर सकते हैं, जिनके हम दो और उपविभाजन कर सकते हैं, जैसे तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। सबसे पहले हम महाराष्ट्र के पठार के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरे दक्कन के पठार के बारे में भी समझ लेते हैं। दोबारा से देखिए, ये आपका ब्लू लाइन में जो आपको दिख रहा है, ये आपका दक्कन का पठार है त्रिभुजाकार रूप में। इसके उत्तर में आपको तापी नदी देखने को मिलेगी। साथ ही और ऊपर चलेंगे हम तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर गोदावरी नदी प्रवाहित होती नजर आएगी। उसके बाद कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी जो है इस जगह, मतलब दक्कन के पठार के दक्षिणतम हिस्से में आपको कावेरी नदी का प्रवाह देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पर मुंबई वाले रीजन में देखें हम तो इस जगह आपको ये व्हाइट कलर में जो नजर आ रहा है, ये मुंबई का कोंकण मैदान है, और आपको मुंबई यहां पर लोकेटेड देखने को मिलेगी, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। इस तरफ आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा, साथ ही यहां पर पूर्वी घाट, ठीक है। एक बार मैप में भी समझ लेते हैं। ये जो सतपुड़ा रेंज है, कौन सी रेंज है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब इसका विस्तार कहां तक है सतपुड़ा का, देखिए ये पूर्व में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहां तक इसका विस्तार है। और ये इसका कार्य क्या है? उत्तर में जो सिंधु और गंगा का जो मैदान है, ठीक है, और दक्षिण में जो आपका दक्कन का पठार है, इसमें एक विभाजक का कार्य करती है आपकी सतपुड़ा रेंज। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है सतपुड़ा रेंज की? तो सर्वोच्च चोटी आपकी धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। तो सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यहां आपको वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, इधर आपको ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब हम महाराष्ट्र के पठार के बारे में समझेंगे विस्तार से।
क्योंकि इसे मैप में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही इसको ड्रॉ कर लिया है पिछली क्लास की तरह। यहाँ आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको इस मैप में बताया था इस जगह, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ दक्कन का पठार वाला ये क्षेत्र है। इसमें आपकी कई सारी नदियां प्रवाहित होती हैं महाराष्ट्र के पठार से होकर, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नदी है वर्धा, जो कि इस जगह से प्रवाहित होती है। साथ ही यहाँ पर पेनगंगा, उसके बाद गोदावरी नदी जो है वो प्रवाहित होती है। इसके ऊपर आपको गोदावरी नदी के ऊपर यहाँ पर सतमाला पहाड़ियां देखने को मिलेंगी और इस तरफ आपको अजंता पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। यहाँ गोदावरी नदी के दक्षिण में अगर हम देखें तो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और इस तरफ आपको बालाघाट पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आपको एक यहाँ पर झील देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं आंध्रा झील। अब आंध्रा झील आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत। इस जगह आपको एक शहर देखने को मिलता है जिसे आप जानते हैं, उसे कहते हैं मुंबई। और सतमाला की जो पहाड़ियां हैं उसमें एक यहाँ पर चोटी देखने को मिलेगी आपको कलसूबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। अब हम बात करें गोदावरी नदी के नीचे, तो यहाँ पर एक नदी देखने को मिलेगी इस पठार पर, भीमा नदी, ठीक है। उसके बाद आपको कृष्णा नदी प्रवाहित होती नजर आएगी और इस जगह आपको देखने को मिलेगा महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर और यहाँ पर लोकेटेड है आपका पुणे शहर। और ये पश्चिमी साइड में इसके पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलेगा मैप में। तो हमने महाराष्ट्र के पठार के बारे में समझा। यहाँ पर आपको आंध्रा झील देखने को मिलेगी, इसको आप ध्यान में रखना। ये आपका महाराष्ट्र का पठार है, इसके नीचे ही आपका कर्नाटक का पठार देखने को मिलेगा। बेसिकली ये सभी दक्कन के पठार का ही भाग हैं, लेकिन इनका विस्तार जो है कई सारे राज्यों में है और इन्हें उन राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और थोड़ी बहुत इनमें अलग विशेषताएं भी पाई जाती हैं। अब हम कर्नाटक के पठार के बारे में समझेंगे। तो देखिए, कर्नाटक का पठार जो है इसमें दो तरीके के स्थलाकृति हमें देखने को मिलेगी। एक तरफ यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा इस पठार में, साथ ही दूसरी तरफ थोड़ा निचला मैदान टाइप का, लेकिन वो है पठारी। तो जो ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम मलनाड कहते हैं और जो मैदान है, ठीक है, जो इससे नीचा क्षेत्र है जिसे हम मैदान कहते हैं, लेकिन ये मैदान नहीं है, बेसिकली ये भी एक पठार है और इसकी आकृति रोलिंग स्थलाकृति है। रोलिंग मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो मलनाड किसे कहेंगे? वह क्षेत्र जो वनों से ढका हुआ है कर्नाटक के पठार के अंतर्गत और पर्वतीय क्षेत्र है, और मैदान इस वाले एरिया को हम कहेंगे। कर्नाटक के पठार को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस जगह आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने महाराष्ट्र के पठार में भी देखा था। तो ये पश्चिमी हिस्सा है इसका। अब ये जो आपको ग्रे कलर में देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है ग्रे कलर में, ये आपका है मलनाड और ये वाला एरिया है ग्रीन में मैदान, ठीक है, जिसे आप बेसिकली पठार कहते हैं। इस जगह आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसे आप कहते हैं बेलगाम, ठीक है। यहां पर आपका पड़ेगा गुलबर्गा। इससे नीचे एक नदी प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं घाट प्रभा, और इधर आपको मिलेगी मालप्रभा नदी प्रवाहित होती हुई। इसके बाद इस जगह बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं। बाबा बुदान की पहाड़ी पर ही दो प्रमुख चोटियां हैं, जिनमें एक है मुल्यानगिरी, दूसरी है कुद्रेमुख। अब बाबा बुदान की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी कुद्रेमुख है। अब इन दोनों को मिलाकर चंद्रद्रोण कहा जाता है, मतलब इन दोनों को संयुक्त रूप से चंद्रद्रोण कहा जाता है, मुल्यानगिरी और कुद्रेमुख को मिलाकर। इस जगह से एक नदी प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं शरावती नदी, और इसी नदी पर जोग जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ से एक नदी है जिसे आप कहते हैं तुंगभद्रा, वो प्रवाहित होगी, और इसके नीचे यहां पर आपको धारवाड़ देखने को मिलेगा। इस जगह चित्रदुर्ग, और यहां पर जो है कोलार, जिसे आप सोने की खान कहते हैं, वो देखने को मिलेगी, और यहां पर आपका पड़ेगा बेंगलोर। इसके बाद आपको यहां पर एक नदी प्रवाहित होती नजर आएगी जिसे आप कहते हैं
कावेरी नदी। इस कावेरी नदी के दक्षिण में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मैसूर इसको कहते हैं। कौन सा शहर है? मैसूर। इस वाले रीजन को कभी आपने किताबों में पढ़ा होगा तो मैसूर का पठार भी कह दिया जाता है। कावेरी नदी पर इस जगह यहाँ पर दो जलप्रपात बनते हैं, जिनमें से एक को कहते हैं शिव समुद्रम, दूसरे को होगेनेकल। और कावेरी नदी के पास में यहाँ पर पहाड़ियां हैं जिन्हें कहा जाता है मेलागिरी की पहाड़ियां। कर्नाटक के पठार का विस्तार केवल कर्नाटक तक ही नहीं है, बल्कि इसका विस्तार केरल के कुछ हिस्सों में भी है। इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं, मलनाड, उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि। दक्षिणी उच्च भूमि इस रीजन को मैसूर का पठार भी कह दिया जाता है, जहां से आपकी कावेरी नदी प्रवाहित होती है। अब कर्नाटक के पठार से जो कावेरी नदी प्रवाहित हो रही है, इसकी डायरेक्शन देखिए, ये जो है ऊंचाई से ढलान की ओर प्रवाहित हो रही है नदी। मतलब ऊंचाई वाले एरिया से ये ढलान की ओर, मतलब पूर्व की ओर बहती हुई नजर आएगी आपको इस तरीके से। तो जब ये ढलान की ओर आएगी ऊंचाई से, तो इसका वेग बहुत ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, अपरदन की गति जो होगी बहुत तीव्र होगी और पानी में अवसादों का निक्षेपण भी ज्यादा होगा। और जब पानी में अवसादों का निक्षेपण होगा, जिससे क्या होगा, नदी द्वीप का निर्माण होगा। तो इस नदी पर हमें 2 नदी द्वीप देखने को मिलेंगे, जैसे शिव समुद्रम और श्रीरंगनपट्टनम। इसके बीच में आपको रंगनापिट्टू देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि एक रामसर साइट है। तो हमने कावेरी नदी को समझ लिया। अब अगला पठार जो बचता है आपका तेलंगाना एवं रायलसीमा का पठार। तो इधर आपको ये देखिए, ये केरल का रीजन है, यहाँ पर ये तमिलनाडु है और इस रीजन में आपका कर्नाटक, फिर इधर आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका तेलंगाना हो गया और ये आंध्र प्रदेश। अब जो तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार, इसका दक्षिणतम विस्तार, ठीक है, तेलंगाना के पठार का दक्षिणतम हिस्सा जो है आपका रायलसीमा का पठार कहलाता है। यहीं पर आपको कुरनूल, कुडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली रायलसीमा का पठार जो है आपको आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलेगा और तेलंगाना का पठार आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये तेलंगाना का पठार है, इधर आपका रायलसीमा का पठार है, जो कि बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तेलंगाना के पठार से होकर एक नदी गुजरती है, जिसे आप कहते हैं गोदावरी नदी। इस नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, जिनमें पहली है कालेश्वर परियोजना, दूसरी है पोलवरम परियोजना। कालेश्वर परियोजना जो कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से संबंधित है, क्योंकि गोदावरी नदी काफी गहरे हिस्से में बहती है। अब जब नदी गहरे हिस्से में बह रही है, तो इसके पानी को ऊपर लाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी, कालेश्वर परियोजना। ठीक है, रायलसीमा पठार जो है, यहां से एक नदी आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं पेन्नेरू। पेन्नेरू नदी जो है रायलसीमा के पठार से होकर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार हमने दक्कन के पठार के बारे में समझा, इसके विस्तार को समझा, साथ ही इसमें से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के बारे में समझा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपके लिए और बेहतर कंटेंट हम रोजाना ला सकें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।